सात ऋतु ज्ञानवाणी। होर्मुज में जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बेहद चरम पर पहुंच चुका है, उसे देखकर साफ लग रहा है कि ईरान अमेरिका से आर पार करने के मूड में है। ईरानी कमांडरों ने अमेरिका को दो टूक धमकी दी है कि अमेरिका का 5वां युद्धपोत बेड़ा ईरान के टारगेट पर है और हम किसी भी वक्त हमला करके अमेरिकी युद्धपोतों के टुकड़े समंदर में बिखेर देंगे। इधर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अब एक भी हमला किया तो ईरान का सर्वनाश तय है। हॉर्मुज में तैरेंगे युद्धपोत के टुकड़े, ईरान के एक्शन से बौखलाए ट्रंप। उनतालीस दिन तक दुनिया ने अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की खुली जंग को समंदर, जमीन और आकाश पर देखा, लेकिन 8 अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के बाद से अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर इस तरह से हमला कर रहे हैं जैसे कोई गुप्त युद्ध शुरू हो चुका हो। इस वक्त हालात ये हैं कि जंग का मुख्य केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन चुका है। ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और ईरान की पूरी कोशिश है कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से मनमाना टैरिफ या यूं कहें कि टैक्स की वसूली करे। वहीं दूसरी तरफ पिछले 36 घंटे में ये देखने में आया कि ईरान के टैक्स या टैरिफ वॉर के खिलाफ अमेरिका की नाकेबंदी ने युद्ध को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट का दावा है कि इस वक्त हॉर्मुज के इलाके में 1,500 से ज्यादा जहाज बुरी तरह से फंसे हुए हैं। खबर तो यहां तक आ गई कि हॉर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट बन चुका है जिसकी वजह से दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है। हॉर्मुज की वजह से ही कच्चे तेल के दामों में आग लग गई है। अमेरिकी नाकाबंदी और ईरान के शक्ति प्रदर्शन की वजह से एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका के ठिकानों और जहाजों पर हमले कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूएई बुरी तरह से बौखला गया है। ईरान को लेकर यूएई ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अब हमारा कट्टर दुश्मन है। ईरान युद्ध में गुप्त हमले शुरू, खुफिया हथियारों से खौफनाक हमले। मौजूदा स्थिति स्टेलमेट यानी कि गतिरोध की है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाने को तैयार है। ऐसे में अगले 48 घंटे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ईरान के जवाब पर ही तय होगा कि ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा या फिर शांति की ओर आगे बढ़ेगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त जबरदस्त माइंड गेम और प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है, जहां ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त ईरान का सर्वनाश कर सकते हैं। वहीं ईरान के कमांडरों ने तो दो टूक कह दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल के हर हमले पर जबरदस्त पलटवार करेंगे। ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि वो ऐसे सुपर वेपन्स से हमला करेगा जो दुश्मनों को हैरान कर देंगे। ईरान अमेरिका और इजराइल को यह मैसेज देना चाहता है कि ईरान इस बार असंभव हमले को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि ईरान ने सीज फायर के दौरान बंकर और गुप्त ठिकानों में दबी पड़ी सैकड़ों मिसाइलों को निकाल लिया है और वो अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इधर अमेरिका ने इजराइल में जो 6,500 टन हथियार गोला बारूद पहुंचाया, उनको उन अड्डों पर पहुंचा दिया गया है जहां से ईरान पर हमला होगा। खबर तो यहां तक आ रही है कि अमेरिका इजराइल को अपने F-35, F-15 IA के सबसे एडवांस वर्जन के फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन देने जा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जो साबित कर रहा है कि ईरान पर कभी भी बहुत बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है।
ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए नई अथॉरिटी का गठन कर दिया है, जिसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि वैश्विक समुद्री मार्ग पर ईरान का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Well, you should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. जब से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास और केशम पर हमला किया है, ईरान के तेवर बेहद खतरनाक हो चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि इस बंदरगाह का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में किया जा रहा था। इसीलिए यहां पर हमला किया गया है। यहां मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और ड्रोन कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। इधर अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर ईरान ने दो टूक कहा है कि वो इसकी समीक्षा कर रहा है और अपने वक्त और सहूलियत के हिसाब से इसका जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने स्पष्ट कर दिया कि तेहरान अपनी गति से इसका जवाब देगा और अमेरिकी डेडलाइन उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ईरान का हॉर्मुज हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। इधर अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी कि 5th फ्लीट ने 13 अप्रैल 2026 से ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और बुशर की जो घेराबंदी शुरू की थी, वहां अमेरिका ने ईरान के तटों को 3 स्तरों में बांट दिया है ताकि कोई भी ईरानी जहाज वहां से बाहर ना निकल सके। पहली परत यानी आउटर रिंग, विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के युद्धपोत जो लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों से निगरानी कर रहे हैं। दूसरी परत यानी मिडल रिंग, अर्ली बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो किसी भी संदिग्ध हलचल को रोकने के लिए तैनात हैं। और तीसरी परत यानी कोस्टल रिंग, मानव रहित समुद्री ड्रोन और छोटे पेट्रोल वेसल्स जो कि सीधे ईरान के बंदरगाहों के मुहाने पर नजर रखे हुए हैं। अब ईरान ने इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी पारंपरिक नौसेना की बजाय असीमित रणनीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान ने इस अभेद घेरे को तोड़ने के लिए हमले के लिए अब मास्टर स्ट्रोक प्लान बना लिया है। मच्छर बेड़ा, ईरान के पास हजारों की संख्या में छोटी, तेज और फुर्तीली नावें हैं और ये नावें रडार की पकड़ में नहीं आती और चट्टानी गुफाओं में छिपी रहती हैं। ये एक साथ झुंड में हमला करके अमेरिकी युद्धपोतों को उलझाने की ताकत रखती हैं। कामिकाजे और मरीन ड्रोन्स, ईरान ने शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन्स और पानी के नीचे चलने वाली मरीन ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है। ये सीधे युद्धपोतों के सबसे कमजोर हिस्सों जैसे कि प्रोपेलर या फिर हल से टकराकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें, खुफिया रिपोर्टों ISW के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने मिसाइल सॉल्वों में क्रूज मिसाइलों की संख्या बढ़ा दी है। हज कासिम जैसी मिसाइलें जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर है, जो गहरे समुद्र में खड़े अमेरिकी बेड़े को निशाना बना सकती है। स्मार्ट माइंस, ईरान ने हॉर्मुज में ऐसी माइंस बिछाई है जो केवल खास तरह के इंजनों की आवाज सुनकर फट जाती है। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने जो 16 युद्धपोत ईरान को घेरने में लगाए हैं, वो अब ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। और अब इसीलिए सिचुएशन रूम में ट्रंप ने टॉप कमांडरों और जनरलों के साथ मीटिंग की है, जिसमें ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। They have not a lot left. We'll see what happens. Yeah. 60% मिसाइल लॉन्चर से हमले को तैयार ईरान। ईरान की नई धमकियों से साबित हो चुका है कि वो ट्रंप की बेतुकी शर्तों और दबाव के खिलाफ अब जंग को ही आखिरी विकल्प मानकर चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान बातचीत की बजाय बारूद से फैसला करने पर उतारू आखिर क्यों है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है
ईरान के मिसाइल बंकरों और पहाड़ों पर अभी भी ईरान के पास इतने ज्यादा घातक और भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका और इजराइल को कई टक्कर दे सकते हैं। खुद अमेरिका के खुफिया विभाग के एक सूत्र के हवाले से अमेरिकी मीडिया CNN ने दावा किया कि ईरान के पास अभी भी 60% मिसाइल लॉन्चर बचे हुए हैं जो लंबा युद्ध लड़ने के लिए काफी हैं। ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ 2 हफ्तों के युद्ध विराम के दौरान युद्ध के अगले फेज की जमकर तैयारी कर ली है। इन 2 हफ्तों के दौरान ईरानी सेना एक बार फिर से अपनी शक्ति को संभाल रही है। जरा देखिए पूरी खबर क्या है। सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा और लड़ाई करने की क्षमता मौजूद है। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि ईरान के हथियारों के जखीरे का सही आकार तो अभी साफ नहीं हुआ है। इंटेलिजेंस के आकलन से उसकी बची हुई क्षमताओं का सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाजा ही मिल पा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की एक रिपोर्ट में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी अपने हमलावर ड्रोनों का लगभग 40% और मिसाइल लॉन्चरों का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ कर सकता है, या फिर अगर युद्ध विराम के बाद फिर से तनाव भड़कता है तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चेतावनी दी, हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर वे जरा भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद भी ईरान के पास अभी भी अपने जखीरे का लगभग 40% हिस्सा बचा हुआ है और ये ड्रोन एक शक्तिशाली डेटरेंट साबित हो रहे हैं। कुछ अमेरिकी अनुमानों के मुताबिक ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को मलबे से निकाल रहा है जो अमेरिका और इजराइल के हमलों में तबाह हो गए थे। उन जगहों की तेजी से खुदाई की जा रही है और जब ये काम हो जाएंगे तो ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का जखीरा करीब 70% तक पहुंच जाएगा। यानी युद्ध से पहले ईरान के पास जितने मिसाइल लॉन्चर थे उसका 70% हिस्सा उनके पास 40 दिनों के युद्ध के बाद भी रहेगा। ईरान के पास मिसाइलों की काफी क्षमता अभी भी मौजूद है। संघर्ष विराम के समय उसने लगभग 100 ऐसे सिस्टम बरामद किए जिन्हें गुफाओं और बंकरों में छिपा कर रखा गया था, जिससे उनके चालू लॉन्चरों की संख्या बढ़कर के अब युद्ध के पहले वाले स्तर तक यानी लगभग 60% तक पहुंच गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर लिखा, ये साफ नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का संघर्ष विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात तय है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है, उसकी क्षमता असीमित है। हॉर्मुज में लंबी जंग को तैयार ईरान, चीनी सैटेलाइट निशाना अमेरिकी अड्डे। जब से अमेरिका ने चारों तरफ से हॉर्मुज की नाकेबंदी की है, उसके बाद से ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसे जंग की तैयारी कर ली है जो अमेरिका के लिए मौत का भंवर साबित हो सकता है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान ने जितना खेला किया उसमें चीनी सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा हाथ सामने आया है। ईरान ने मौजूदा जंग के दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए चीन के बने एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया और इसे उसने पिछले साल चुपके से हासिल कर लिया था। ये जानकारी फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दी है। इस सैटेलाइट का नाम TEE-01B है। इसे चीन की अर्थाई कंपनी ने विकसित किया और लॉन्च किया था। बाद में इसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी कि IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अर्थाई कंपनी एक खास तरह के निर्यात मॉडल पर काम करती है जिसे इन ऑर्बिट डिलीवरी कहा जाता है। इसका मतलब है चीन में लॉन्च किए गए सैटेलाइट को तभी विदेशी खरीदारों को सौंपा जाता है जब वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में पहुंच जाता है। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी कमांडरों ने इस सैटेलाइट को क्षेत्र में मौजूद महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने का काम दिया था। इसके तहत IRGC को एम्पोसैट नाम की कंपनी के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क का भी एक्सेस दिया गया। एम्पोसैट बीजिंग स्थित सैटेलाइट सेवा प्रदाता है
जिसकी सेवाएं एशिया, लैटिन अमेरिका और दूसरे क्षेत्र में भी फैली हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस सैटेलाइट ने 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली। 14 मार्च को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया था कि वहां तैनात अमेरिकी विमान को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि TEE-01B ने जॉर्डन के मुअफ्फाक साल्ती एयरबेस, बहरीन के मनामा में, अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास के इलाकों और इराक के इरबिल एयरपोर्ट के पास की गतिविधियों को भी ट्रैक किया। ये उसी समय हुआ जब IRGC ने इस क्षेत्र में हमलों का दावा किया था। अब ऐसे हालात में अगर ईरान अमेरिका के शांति प्रस्ताव को खारिज कर देता है तो ये निश्चित है इस बार जो हमले होंगे उसमें ईरान का सर्वनाश तय है। रूस और यूक्रेन के बीच अगले 72 घंटे के अंदर बेहद विनाशक जंग नए सिरे से शुरू हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के दौरान दो टूक कहा कि अब यूक्रेन को नेटो नहीं बचा पाएगा। खबर है कि इस वक्त रूसी सेना ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया है ताकि पूरे डॉनबास पर कब्जा करना आसान हो जाए। Третий слева. Накра. मॉस्को में विक्ट्री डे परेड, 72 घंटे में डॉनबास पर हमला। दुनिया को भले ही लगे कि रूस और यूक्रेन के बीच 9 मई से 11 मई 2026 तक 3 दिन का सीज फायर है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सीज फायर के इन 3 दिनों में रूस बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और ये तैयारी ऐसे वक्त में हो रही है जब पूरे रूस में हर साल की तरह 9 मई को विजय दिवस यानी विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ है। विक्ट्री डे परेड में पुतिन के तेवर और बयानों से साफ पता चलता है कि रूस का प्राइम टारगेट यूक्रेन के साथ साथ नेटो भी बन चुका है। इसीलिए दावे किए जा रहे हैं कि भले ही रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर चल रहा हो, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर घातक और खौफनाक हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 5वां साल चल रहा है। इस जंग को 1536 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 4 साल 2 महीने और 15 दिन से लगातार बिना रुके खुलेआम और खुफिया तरीके से हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन ने इशारा कर दिया है कि भले ही रूस ने विक्ट्री डे परेड को लेकर यूक्रेन पर हमले ना किए हों, लेकिन सीज फायर के बाद रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा टारगेट डॉनबास होगा, जिसे पुतिन अब हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की भी ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन के सबसे नए एडवांस और घातक हथियार मॉस्को पर तूफानी हमले को तैयार हैं। खास तौर से ज़ेलेंस्की फ्लेमिंगो मिसाइल से रूस को सीधी धमकी दे रहे हैं, यानी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। और हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जहां रूस अब डॉनबास पर बड़ा हमला करने जा रहा है। विक्ट्री डे परेड में पुतिन का ऐलान, 72 घंटे में डॉनबास पर हमला। रूस ने 9 मई को सालाना विक्ट्री डे यानी कि विजय दिवस मनाया। इस दौरान मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर पर भव्य सैन्य परेड हुई।
जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। पुतिन ने रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे के भाषण में यूक्रेन में अपने युद्ध को सही ठहराया और नेटो को जमकर निशाने पर लिया। पुतिन ने यूक्रेन के रवैये पर सवाल भी खड़े किए, जिसके खिलाफ वो फरवरी 2022 से युद्ध लड़ रहे हैं। पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के खिलाफ न्याय संगत युद्ध लड़ रहे हैं, जो एक आक्रामक ताकत है। यूक्रेन को नेटो से लगातार हथियार और समर्थन मिल रहा है। रूस के सबसे बड़े समारोहों में से एक के दिन पुतिन का ये बेहद अहम बयान आया है। ये विक्ट्री डे नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद दिलाता है। अब आप जान लीजिए रूस का अगला बड़ा टारगेट यूक्रेन में क्या होगा। पुतिन का विक्ट्री डे मिशन शुरू, डॉनबास पर होगा कब्जा। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक पुतिन विक्ट्री डे परेड से रूसी सेना में एक नई जान फूंक रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 5वें साल में चल रही जंग ने रूस की सैन्य शक्ति को काफी कमजोर कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पिछले कई महीनों में रूस की बढ़त की रफ्तार को धीमी करने के बाद अप्रैल में यूक्रेन ने स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया होगा और युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियों के विश्लेषण के मुताबिक उसने खोई हुई भूमि से ज्यादा भूमि फिर एक बार अपने कब्जे में ले ली। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा कि उसने ऐसे सबूत देखे जिनसे पता चलता है कि रूसी सेना को उस महीने के दौरान कुल 116 वर्ग किलोमीटर यानी 45 वर्ग मील का नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या इसी वजह से अब रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबास पर कब्जा करने का प्लान फाइनल कर दिया है, जिसका नतीजा हमें अगले 72 घंटों के बाद दिखने लगेगा। Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Ми будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші. इस वक्त रूस का प्राइम टारगेट यूक्रेन का डॉनबास क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें 2 इलाके आते हैं, डोनेस्क और लुहांस्क। इस पूरे इलाके पर पुतिन हर हाल में जीत का परचम फहराना चाहते हैं। पहला टारगेट डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा। रूस को डोनेस्क क्षेत्र के बाकी हिस्सों पर कब्जा करना है। सीज फायर से पहले ही क्रेमलिन ने 2 टूक कह दिया था कि वो यूक्रेन से पूरे डोनेस्क ओब्लास्ट को खाली करने की मांग कर रहा है। सीज फायर खत्म होते ही रूस स्लोवियांस्क और दूसरे फ्रंटलाइन कस्बों पर भी अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करेगा। दूसरा टारगेट कीव और निर्णय लेने वाले केंद्र पर हमले। रूसी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि विक्ट्री डे समारोह के दौरान या फिर सीज फायर के दौरान किसी भी तरह का हमला हुआ तो रूस कीव शहर और वहां के निर्णय लेने वाले केंद्रों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले करेगा। तीसरा टारगेट ऊर्जा और सैन्य बुनियादी ढांचा। सीज फायर से ठीक पहले यूक्रेन के द्वारा रूस के तेल रिफाइनरियों जैसे यारोस्लाव और रक्षा स्थलों पर ड्रोन हमलों के जवाब में रूस यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को निशाना बना सकता है। इसमें पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए रेलवे और पुल भी शामिल हो सकते हैं। चौथा टारगेट दक्षिण और उत्तर ज़ापोरिज़िया और खेरसन। रूस इन क्षेत्रों में फ्रंट लाइन को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीज फायर के बाद वो अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए हमले कर सकता है। पांचवा टारगेट सुमे और खार्किव। हालांकि कुछ रिपोर्टों में इन क्षेत्रों से पीछे हटने की संभावना जताई गई है, लेकिन दबाव बनाए रखने के लिए यहां भी गोलाबारी जारी रह सकती है। Дорогие граждане России, дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. पोक्रोवस्क बना यूक्रेन का काल, यूक्रेनी कमांडर का कबूलनामा। पूरी दुनिया जानती है
इस वक्त रूस पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए लाखों सैनिकों को जंग में उतार चुका है। खुद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना बेहद कठिन हालात में है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट में स्थिति इस वक्त बहुत भयानक है। पोक्रोवस्क इस वक्त पूरे युद्ध का सबसे गर्म और निर्णायक मोर्चा बना हुआ है। यहाँ की स्थिति बेहद गंभीर और तनावपूर्ण है। रूस का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा। यूक्रेनी कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की के मुताबिक रूस ने पोक्रोवस्क सेक्टर में लगभग 1,06,000 सैनिकों को तैनात किया है। ये इस समय पूरी फ्रंट लाइन पर किसी भी एक क्षेत्र में सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या है। रूस का लक्ष्य पोक्रोवस्क को जीतकर डोनेट्स्क क्षेत्र में रसद मार्ग को पूरी तरह काटना है। भीषण जमीनी लड़ाई। सीज फायर के औपचारिक दावों के बीच भी पोक्रोवस्क मोर्चे पर हमले जारी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है